गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज आ रही है मेरी? गुड आ रही सर, आफ्टरनून आ रही आ रही सर। गुड आफ्टरनून सर, आ रही है सर। सभी लोग हैं जिनको ट्रेनिंग लेना है, सभी लोग प्रेजेंट हैं इसमें? अटेंडेंस लेने की जरूरत तो नहीं है? जी सर, सभी देख हैं लीजिए एक सर। बार सर। नमस्ते सर। जी जी सर, आ गए सब लोग। राकेश नमस्ते कुमार सर। वर्मा है। नमस्ते। राकेश कुमार वर्मा है। ट्रेनिंग में है सर, नमस्कार। तुम हो, ठीक है। शिवनाथ, शिवनाथ कौन है? चरण सिंह है। हरिओम कुमार मीना, हरिओम कुमार मीना है। नरेश मीना, राजेश कुमार, हाँ यस सर, नमस्ते सर। रतिभान, नमस्ते सर। दिनेश कुमार, यस सर, नमस्कार नमस्ते सर। सर। नमस्कार। नमस्ते। 2 दिनेश है सर। हाँ सर, 2 मेरा दिन। तो परशुराम मीना। जी यस ये सर, है नमस्कार सर। गिरिराज प्रसाद जी और नमस्ते सतीश सर। कुमार। जी सर, सतीश हैं कुमार। सतीश कुमार। आज का टॉपिक ट्रैक सर्किट है। सभी लोगों को मालूम ही होगा ट्रैक सर्किट के बारे में और सिग्नलिंग केबल के बारे में। जी सर। करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को? आप जाने वो जाओ, हाँ जाओ, यहाँ पूछो, हाँ कुछ देर तक पर जाओ, साहब से पूछो। जब वहाँ जाओ साहब से पूछो से रहते हैं। अरे जब वहाँ जाओ जब मिलेंगे तो यहाँ मिलते होगा। माइक बंद करो भाई। स्क्रीन दिख रहा है? हमने जो शेयर किया है वो दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है सर। ठीक है, तो ट्रैक सर्किट के बारे में आप लोग जानते होंगे। ट्रैक सर्किट क्या है? ट्रैक सर्किट एक जो है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो हमारा ऑक्यूपेंसी ऑफ ट्रैक को दिखाता है कि ट्रेन हमारी कहाँ पर है। तो इस टाइप का डायग्राम होता है, आप लोग जानते होंगे। तो हम लोग आज यहाँ पे ट्रैक सर्किट में डीसी ट्रैक सर्किट के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो डीसी ट्रैक सर्किट के टाइप के बारे में करें तो बात करें हम लोग, तो ओपन ट्रैक सर्किट होता है और क्लोज ट्रैक सर्किट होता है। ओपन ट्रैक सर्किट में क्या होता है, जब गाड़ी आती है तभी जो है वो लाइव होता है, तो क्लोज है वो कंटिन्यूसली लाइव होता है। तो हम लोग के यहाँ जो अभी लगा हुआ होता है ट्रैक सर्किट, तो आप लोगों ने देखा होगा और जिसका आप लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं वो क्या है, कंटिन्यूसली लाइव वाली है, यानी क्लोज ट्रैक सर्किट है, ठीक है। अब इसमें क्लोज ट्रैक सर्किट में भी 2 टाइप का ट्रैक सर्किट हो गया, एक सिंगल रेल ट्रैक सर्किट और डबल रेल ट्रैक सर्किट। जो सिंगल रेल ट्रैक सर्किट है वो आरई एरिया में लगाया जाता है, और जो डबल रेल ट्रैक सर्किट है वो नॉन आरई एरिया में लगाया जाता है। तो आज के डेट में ऑलमोस्ट सभी जगह, झांसी डिवीजन तो पूरा आरई एरिया ही है, तो सभी जगह सिंगल रेल ट्रैक सर्किट ही होगा। मीन्स डीसी ट्रैक सर्किट, क्लोज ट्रैक सर्किट, सिंगल रेल ट्रैक सर्किट। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो हमारे झांसी डिवीजन में जितने ट्रैक सर्किट हैं सब सिंगल रेल ट्रैक सर्किट ही हैं, ठीक है। अब ट्रैक सर्किट के कंपोनेंट की बात करें तो आप सभी लोगों को मालूम है, जैसे बैटरी होता है, इसमें हम लोग 80 की सेकेंडरी फेज का यूज करते हैं। रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस होता है, 2 टाइप के रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस आते हैं, 0 से 15 ओम का, जिसका टेपिंग जो है 1, 2, 4, 8 ओम पे होता है। और दूसरा जो रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस जो हम लोग अभी आरई एरिया में यूज करते हैं वो 0 से 30 ओम के रेंज वाले रेगुलेटिंग रेसिस्टेंस को यूज करते हैं। उसमें टेपिंग जो होता है 2, 4, 8 और 16 ओम पे होता है। इसके बाद इसमें बी टाइप चौक लगते हैं जिसका इम्पीडेंस जो है 120 ओम होता है, और रेजिस्टेंस जो है
3 ओम होता है। ट्रैक रिले यूज करते हैं, इसमें हम लोग 9 ओम की ट्रैक रिले यूज की जाती है। पहले सेल्फ टाइप भी ट्रैक रिले यूज किया जाता था, बट आज के डेट में हम लोग 9 ओम प्लग इन टाइप रिले ही यूज करते हैं। उसमें भी जब RE एरिया हो तो QP-A2 या QB-AC रिले यूज करते हैं। कहाँ पे QP-A2 यूज करते हैं और कहाँ पे QB-AC करते हैं, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। और QT2 जो है नॉन RE एरिया में होता है, वो नॉन AC यूनाइज्ड है। QT2 जो इसमें लिखा है वो नॉन RE एरिया में यूज होता है, ठीक है। इसके बाद जो ट्रैक सर्किट में हमारा मेन एक कंपोनेंट होता है जो इंसुलेटेड ज्वाइंट जिसको बोलते हैं। ये दो, एक RDSO ज्वाइंट होता है जिसको आप लोग नाइलन ज्वाइंट भी बोलते हैं, और एक ग्लू ज्वाइंट होता है। तो आज के डेट में मैक्सिमम जो है ग्लू ज्वाइंट ही यार्ड में होते हैं सभी जगह। बहुत एक दो कहीं साइडिंग में पड़ा होगा जो आपका नाइलन ज्वाइंट या RDSO ज्वाइंट होगा, ठीक है। तो इसको भी हम डिटेल में तो नहीं लेकिन ब्रीफ में देखेंगे ये सब ग्लू ज्वाइंट में क्या क्या होता है। फिर DLJ भी होता है जो जिससे हम ट्रैक में कनेक्शन लगाते हैं, वो हो गया। फिर ट्रैक लीड हो गया, कंटिन्यूटी बॉन्ड हो गया, पोल्ट्री बॉन्ड हो गए, ट्रैक फिट चार्जर हो गए। यही सब कंपोनेंट हैं जो कि ट्रैक में यूज होते हैं, ठीक है। सबको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा जो रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस है कुछ इस टाइप का दिखता है, वो आप लोग मेंटेनेंस भी करते होंगे। तो रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस जो है हमारा, हम लोग जो जनरली 0 से 30 ओम वाली रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस यूज करते हैं। यहाँ देखिए 30 ओम लिखा है। तो ये 2, 4, 8 और 16 कर्सर दिख रहा है, वो 2, 4, 8 और 16 ये टेपिंग के साथ आता है। इसका एडजस्टमेंट आप लोग सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस है, मैं एक बार पिक्चर दिखाना चाह रहा था। दूसरा जो है बी टाइप चौक। बी टाइप चौक कुछ ऐसा दिखता है। ये जो है बी टाइप चौक हमारा जो है इसका रेजिस्टेंस जो है 3 ओम होता है और इम्पीडेंस जो है 120 ओम होता है। आप सभी लोगों को ये मालूम है और ये क्वेश्चन भी आते रहते हैं कि बी टाइप चौक का जो है रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस कितना होता है। ट्रैक रिले, ये है हमारा ट्रैक रिले QP-A2 2F1B का, और कई जगह आप लोगों ने 4F2B का भी रिले देखा होगा। और इसके जो रेटेड वोल्टेज जो होते हैं, पिकअप वोल्टेज जो होता है इसका 1.4 वोल्ट होता है, ठीक है। और इसका जो है करंट की बात करेंगे तो 140 मिली एम्पियर होता है। ट्रैक फिट चार्जर है, ये नए टाइप के ट्रैक फिट चार्जर हैं। पुराने में जो है ये पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट नहीं हुआ करते थे, तो नए में जो है पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट भी है किया गया, जिसको कि है आप एक्सटेंड करके वायरिंग करके अलार्म भी ले सकते हैं। तो ये बेसिकली कंपोनेंट हो गए, बाकी कंपोनेंट आपने देखा ही है सभी लोग। अब ट्रैक कनेक्शन की बात करें तो इसमें बेसिकली हमारा जो एक लोकेशन में क्या होता है, हम रिले रूम से 110 वोल्ट AC ले जाते हैं। उस AC से ट्रैक फिट चार्जर को हमने इनपुट दिया। कर्सर दिख रहा है ना तुमको, ट्रैक से हमने ट्रैक फिट चार्जर को AC से इनपुट 110 वोल्ट AC इनपुट दिया, और वो ट्रैक फिट चार्जर जो है वो कन्वर्ट क्या करता है, उसको DC आउटपुट में कन्वर्ट करता है, डिपेंडिंग अपन की आपने जो है उसका सेल का कितने पे सेलेक्ट कर रखा है। जैसे आपने इससे पहले वाले स्लाइड में दिखाया था इसमें ट्रैक फिट चार्जर, तो इसमें सेल सेलेक्टर है, आप कितने सेल पे सेलेक्ट कर रहे हैं। ये वाली 2 पे करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, जितने सेल पे सेलेक्ट करेंगे उस अनुसार जो है ये आपका आउटपुट DC आउटपुट निकालेगा, ठीक है। जनरली जो है हम लोग सेल पे सेलेक्ट करके रखते हैं, 3 सेल लगाते हैं एक ट्रैक सर्किट में। अगर ट्रैक सर्किट की लंबाई 350 मीटर से कम है, बाकी पोर्शन में कई जगह जो होता है कि हमारा ट्रैक सर्किट की लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो है हम लोग 4 बैटरी का यूज करते हैं। कॉलिंग ऑन में कई जगह लोग भी यूज करते हैं, बट बेसिकली 3
यूज किया जाता है। तो हम लोग 3 पे इसको सेल सेलेक्टर को 3 पे रखते हैं, ठीक है। तो इसी अनुसार ये अपना डीसी आउटपुट निकालता है। अब ये डीसी आउटपुट जो है ये हम सेल को देते हैं, जो हमारे 3 सेल हैं, सपोज तीनों कनेक्ट होते हैं सीरीज में, और ये इसको हम बैटरी चार्जिंग के लिए देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग जो है कनेक्शन ले जा करके हम ट्रैक सर्किट में कनेक्शन करते हैं। फ्यूज के थ्रू जो है हम टीएलजेबी में ले जाते हैं, फिर टीएलजेबी से व्हील में कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में जो है हम लोग ने क्या लगाया है, रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस लगाया है, और निगेटिव में चौक लगाया है। चौक हमेशा हम लोग निगेटिव में लगाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि चौक हम लोग कहाँ लगाते हैं, तो हमेशा निगेटिव साइड में। क्यों लगाते हैं निगेटिव में? उसका रीजन ये है कि हमारा जो है ट्रैक्शन रिटर्न करें। चौक का क्या काम है, वो जो रिटर्न करंट है उसको भी ब्लॉक करना है। तो जो आपका, तो इसलिए हम लोग जो है दोनों साइड लेंथ और फेज दोनों में चौक निगेटिव में ही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हमको जो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना होता है बैटरी पे कनेक्शन करने पे, जो ट्रैक के लिए हम लोग ले जा रहे हैं सप्लाई और जो चार्जर से आ रहा है, वो दोनों वायर को आपस में ट्विस्ट नहीं करना होता है। ये दोनों वायर जो है अलग अलग टर्मिनेट होंगे, सपोज एक मतलब आपस में ट्विस्ट ना होंगे। ऐसा ना हो कि हमारा जो है बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए और जो है ट्रैक्टिव चार्जर का जो ओपन वोल्टेज होता है, आप लोगों को मालूम होगा ओपन वोल्टेज ट्रैक्टिव चार्जर का काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब बैटरी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर आपका किसी कारण से बैटरी जो है ओपन हो गया या बीच का लिंक जो आपने सीरीज में लगाया है वो ब्रेक हो गया, तो ट्रैक्टिव चार्जर का जो वोल्टेज है वो नो लोड वोल्टेज जिसको आप बोलते हैं, वो ट्रैक से फ्री हो जाएगा। तो उसको जो आपने सेल से एडजस्टमेंट कर रखा है ट्रैक का, तो वो ओवर वोल्टेज पे चला जाएगा। तो उसमें ये संभावना बन सकती है कि गाड़ी आने के बावजूद भी वो ट्रैक शॉर्ट नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों को जो है आपस में ट्विस्ट नहीं करते हैं, अलग अलग लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सावधानी होती है। ये टीएलजेबी है, टीएलजेबी पे हमारा टर्मिनेट हुआ, फिर टीएलजेबी से पॉजिटिव में एक लीड गया, एक निगेटिव में गया, ठीक है। और ऐसी अगर रिले की बात करें तो रिले से जो है ट्रैक से जो है हमारा टीएलजेबी में आया, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, और फिर जो है टीआर रिले जो है हमारा टीएलजेबी से जाकर के लोकेशन में पिकअप हुआ, और निगेटिव में इसमें डिस्चार्ज चौक लगाते हैं, ठीक है। और जो हमारा टीआर रिले यहाँ पे जो होगा वो एसी ह्यूमनाइज। अब टीआर हम लोग पिकअप करा लिए, तो रिले रूम में हमको सप्लाई को एक्सटेंड कराना हमको टीआर की वायरिंग करना पड़ेगा, जो कि जिससे कि हमारा रिले रूम में जो है वो टीआर पिकअप हो। तो रिले रूम में जो हम लोग टीआर लगाते हैं, वो पहला रिले जो साइड से आता है वो QSA1 लगाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि फर्स्ट टीआर सर्किट कौन सा रिले होता है, तो उसका जवाब बनेगा QSA1, ठीक है। ये स्लो टू रिलीज एंड स्लो टू पिकअप बहुत होता है, ये दोनों का फीचर इसमें होता है, उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक। इसकी वायरिंग कैसे होती है, जैसे हमने आपको दिखाया था, रिले दिखाया था, तो 2F1 टाइप रिले दिखाया था, तो सेम उसी टाइप से मैंने यहाँ पे जो वायरिंग यूज किया गया है उसमें 2F1 की रिले के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग किया गया है। एक डीसी ट्रैक 4F2B वाला भी आता है, जिसमें आप ये डबल कटिंग में यूज करते हैं, लेकिन आज के डेट में वो 4F2B जो है बैन है, तो 2F1B ही हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है टीआर की वायरिंग करने के लिए हम लोग लोकेशन में क्या 24 वोल्ट सूच से उठाते हैं। उसके बाद जो टीआर जो हमारा पिकअप हुआ है, उसके फ्रंट कॉन्टैक्ट से हम जो है क्या करते हैं, ले जाते हैं कहाँ, इस पे रिले रूम के लिए हम ले जाते हैं, ठीक है। उसका फ्रंट कॉन्टैक्ट जैसे A1 A2 है और A5 A6 सॉरी
D1 D2 हुआ, तो इसके फ्रंट कॉन्टैक्ट से एक से निगेटिव एक से पॉजिटिव, ये लेकर के हम क्या कर दिए यहाँ TTR पे दे दिए। और जो एक बैक कॉन्टैक्ट है उसको हम लोग एज ए क्रॉस प्रोटेक्शन यूज करते हैं। यहाँ देख रहे हैं ना, ये एज ए क्रॉस, सपोज मान लीजिए हमारा TR रिले ड्रॉप है और कोई चाहा कि हम फर्स्ट फीड दे दें, तो मतलब बाहर से फीड लेकर के इससे दे दें TR रिले पे, तो उस समय क्या होगा, हमारा फ्यूज चला जाएगा, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा। A5 A6 जो है TR ड्रॉप रहने की वजह से ये कॉन्टैक्ट रहेगा, तो डायरेक्ट शॉर्ट हो जाएगा, तो वो फ्यूज चला जाएगा। तो इसलिए इसको एज ए क्रॉस प्रोटेक्शन यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो है बैक कॉन्टैक्ट जो है TR रिले का, उसको किस प्रकार यूज किया जा सकता है, तो वो जो है क्रॉस प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, ये हमारा जो है वायरिंग को ऐसे दिखाया गया है, तो ये जा करके रिले रूम में हमारा QSPA1 जो TTR रिले है, फर्स्ट TTR रिले QSPA1 होगा। उसके बाद अगर आपको एडिशनल TTR बनाने हैं तो TTR 1 2 3 4 जितने बनाते हैं वो आप रिले 2N1 रिले ले सकते हैं। ये QSPA1 की जरूरत उसके लिए नहीं, सिर्फ फर्स्ट TTR के लिए है, ठीक है। अब इंसुलेटेड ज्वाइंट की बात करें तो नायलॉन ज्वाइंट होता है, इसमें आपकी नायलॉन ज्वाइंट में यूज नहीं होता है, फिर भी आप देख लीजिए इसमें आर्क लगते हैं, हिंड पोस्ट एक होता है, साइड चैनल LH के 2 RH के 2, नायलॉन इंसुलेटेड प्लेट 4 होते हैं और स्टील बेटिंग प्लेट 4 होते हैं, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। अब जो ग्लू ज्वाइंट होता है, ग्लू ज्वाइंट जो है दो टाइप के आते हैं, एक 4.2 मीटर के, एक 6.2 मीटर के। 4.2 मीटर का है उसको ग्लू ज्वाइंट जिसमें 4 बोल्ट होता है, ठीक है। और जो 6.2 मीटर लेंथ के ग्लू ज्वाइंट होते हैं वो 6 बोल्ट वाले ग्लू ज्वाइंट आते हैं। तो इसमें ग्लू ज्वाइंट से एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपका जो है ग्लू ज्वाइंट का जो है इंसुलेशन रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए वेट कंडीशन में और ड्राई कंडीशन में, ठीक है। तो 25 मेगा ओम होना चाहिए और ड्राई कंडीशन में और वेट कंडीशन में जो है 3 किलो ओम से कम नहीं होना चाहिए, ये 3 किलो ओम से ज़्यादा होना चाहिए। और इसको मेजर हम लोग किससे करते हैं, 100 वोल्ट DC मेजर से ही चेक करेंगे ग्लू ज्वाइंट को, ठीक है। ग्लू ज्वाइंट के लिए मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस TTR के द्वारा दिया गया है, अगर आप उसको देखना चाहें तो ये है अपने TTR हेडक्वार्टर के द्वारा ग्लू ज्वाइंट इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दिया गया था। तो इसमें स्लीपर स्पेसिंग के बारे में बोल रहा है कि ये जो है एडिक्वेट स्लीपर स्पेसिंग होना चाहिए। और स्लीपर पैकिंग की बात करें तो ग्लू ज्वाइंट जहाँ पे है उसके दोनों साइड 10 स्लीपर तक पैकिंग होना चाहिए, लिख रहा है इसमें। और इंस्टॉलेशन ऑफ ग्लू ज्वाइंट ये टीबी का पार्ट है, फिर भी आपको देखना चाहिए। सुटेबल लेंथ ऑफ रेल एंड डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ ज्वाइंट इंसर्टेड एंड कट एंड रिमूव, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इंसुलेशन रेसिस्टेंस इसमें जो अभी मैंने बताया वो है 100 वोल्ट मेगा से लेना चाहिए। और इस सर्कुलर में बोलता है कि 10 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसमें आगे आप जाएंगे लास्ट क्लियरेंस जो है 60 mm से कम नहीं होना चाहिए। ग्लू ज्वाइंट पे जे टाइप क्लिप लगा होना चाहिए। मेटल या मेटल ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए ग्लू ज्वाइंट पे, अगर है तो ऐसा मेमो दे करके उसको आप कटवाइए। इंस्टॉलेशन ऑफ ग्लू ज्वाइंट क्वार्टरली मेजरमेंट SI और CWI के द्वारा किया जाना है। अगर ग्लू ज्वाइंट का वैल्यू 1 मेगा ओम से कम है उसको 15 दिन के अंदर में रिप्लेस करना है, और 3 किलो ओम से कम है तो उसको इमीडिएटली जो है 3 दिन के अंदर में ही उसको रिप्लेस करना है ग्लू ज्वाइंट को। ये गाइडलाइंस हेडक्वार्टर द्वारा यूज किया गया है, ठीक है। ग्लू ज्वाइंट मेजरिंग रजिस्टर जो होता है बारे में बोल रहा है। अरविंद रॉय
फ्लूइड जॉइंट में जो है मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जो फिजिकल कंडीशन आप लोग बोलते हैं ना फ्लूइड जॉइंट खराब है, तो वो जो रिलेटिव मूवमेंट नहीं होना चाहिए पीस प्लेट और उस सब में, तो वो दिख जाता है फिजिकल कंडीशन। तो उसके बारे में यहाँ बोल रहा है कि नो रिलेटिव मूवमेंट। और इसका जो है ग्लूट जॉइंट हम लोग मेजर करते हैं, तो उसका ये फॉर्मेट है कैसा मेजर करना है। तो हम तो अब ओएसी बॉन्ड की बात करें तो ओएसी बॉन्ड में ओएसी बॉन्ड में हमारा जो है ट्रांसवर्स बॉन्ड पहला बॉन्ड है, जिसको कि हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में जेड बॉन्ड भी बोलते हैं, जो कि दो एडजेसेंट निगेटिव रेलों को जो आपस में कनेक्ट करता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है ट्रांसवर्स बॉन्ड। ये जो है निगेटिव रेल को निगेटिव रेल से कनेक्ट करता है। निगेटिव रेल क्या होता है? अनइंसुलेटेड रेल होता है। अनइंसुलेटेड रेल को ये कनेक्ट करते हैं, जिसको ट्रांसवर्स बॉन्ड करते हैं। ठीक है। इसके पैरेलल में हम लोग एसएनसी का भी एक बॉन्ड लगाते हैं। अगर ओएसी वाले का सीआरडी वालों का जो है ये बॉन्ड अगर लूज रहा या ब्रेक हो गया, तो कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो है आपका एसएनसी का बॉन्ड जल जाता है या उसमें जल जाता है। तो इसमें वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें हैवी करंट फॉलो होता है। तो वो हैवी करंट फॉलो होने की वजह से और उसका जो ट्रैक्शन का बॉन्ड खुले होने की वजह से इसको जो है करंट फॉलो करने के लिए पास नहीं मिल पाता है, इस वजह से जो है वो जल जाता है। दूसरा बॉन्ड है क्रॉस बॉन्ड। क्रॉस बॉन्ड से भी एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। क्रॉस बॉन्ड पहले तो जो जैसे अप लाइन है डाउन लाइन है, तो उसके दोनों के निगेटिव रेलों को आपस में कनेक्ट करना जो है क्रॉस बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन ये बनेगा कि क्रॉस बॉन्ड कितने डिस्टेंस पे लगाया जाता है। तो क्रॉस बॉन्ड के लिए एक ये है कि हर 100 मीटर पे क्रॉस बॉन्ड होना चाहिए। अगर ट्रैक सर्किट की लंबाई 100 मीटर से ज़्यादा है तो हर 100 मीटर पे क्रॉस बॉन्ड होना चाहिए। यदि ट्रैक की लंबाई जैसे कॉलिंग ऑन ट्रैक सर्किट होता है जिसकी लंबाई 100 मीटर से कम होती है, कितनी होती है कोई बता सकता है? कॉलिंग ऑन की लंबाई कितनी होनी चाहिए कॉलिंग ऑन ट्रैक की? 65 मीटर। 65 मीटर सर। क्या सर मिनिमम 65 मीटर। 5 रेल है। हाँ, मिनिमम 65। तो वैसे केस में जो है आप 65 है, ये ना समझे कि इसमें जो है 100 मीटर नहीं। तो अगर ट्रैक की लंबाई 100 मीटर से कम है तो उस केस में रिले एंड और फीड एंड दोनों एंड पे जो है हमारा क्रॉस बॉन्ड चाहिए। तो क्रॉस बॉन्ड का कितनी दूरी पे होना चाहिए आपको समझ में आ गया? मतलब जो है हर 100 मीटर पे होना चाहिए क्रॉस बॉन्ड। अगर ट्रैक सर्किट की लंबाई कम है 100 मीटर से तो दोनों एंड पे होना चाहिए, पॉजिटिव और निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव मैं बोल रहा हूँ, ये रिले एंड और फीड एंड दोनों एंड पे होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आपका आता है स्ट्रक्चरल बॉन्ड। स्ट्रक्चरल बॉन्ड जो ओएसी के मास से जो कनेक्ट होता है रेल, निगेटिव रेल, उसको स्ट्रक्चरल बॉन्ड कहते हैं, आप लोगों को पता है। और लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड जो आपका जो जैसे फिश प्लेट वगैरह हुए, कोई ज्वाइंट रेल में हुए, तो उसको जो है लॉन्गिट्यूडनल बॉन्ड कहते हैं। और एंड बॉन्ड जब ट्रैक सर्किट एरिया लास्ट में खत्म हो जाता है तो वहाँ पे जो है हम दोनों रेल को पॉजिटिव और निगेटिव रेल, जब ट्रैक सर्किट एरिया खत्म हो गया उस ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे कॉलिंग ऑन के बाद कोई ट्रैक नहीं है, तो वहाँ पे जो है हम दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं एंड बॉन्ड। ये जितने सारे ओएसी के बॉन्ड हैं सबका एक ही पर्पस है, ट्रैक्शन रिटर्न के लिए पाथ देना। मल्टीपल पाथ रहेगा। ट्रैक्शन रिटर्न जो हैवी करंट होता है वो सब उसके लिए पास देने के लिए ये सारे बॉन्ड लगाए जाते हैं। अगर आपके यहाँ सपोज मान लीजिए एक दो बॉन्ड डैमेज है तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कई सारे मल्टीपल बॉन्ड डैमेज हैं या लूज हैं तब जो है आपका ग्लूट जॉइंट जल जाएगा, आपके वायर जल जाएंगे, आपको हो सकता है चॉक के थ्रू आपके रिले में घुस जाएगा, आपके ट्रैक के चार्जर में घुस जाएगा। बट ऐसा सिचुएशन जनरली नहीं आता है। एक दो कभी कभी लूज हो जाता है या ब्रेक हो जाता है तो उसको आप लोग देखते हैं और आप लोग मैसेज करते हैं सीआरडी वाले को, वो आके लगा देते हैं। ये जितने सारे बॉन्ड हैं उनका यही पर्पस है कि ट्रैक्शन रिटर्न
के लिए पास उपलब्ध कराना। ठीक है, अब अगर रिले की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि रिले जो है 9 ओम से ही रिले यूज करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे दिखाया है वो नॉन आरई एरिया का है, QC2 रिले फर्स्ट और सेकंड नंबर पे QC2 रिले 9 ओम वाली ही रिले यूज करेंगे। कोई भी ट्रैक सर्किट हो, ट्रैक सर्किट में 9 ओम ही यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट दो जो है नॉन आरई एरिया के लिए है। अगर हमने ब्लॉक सेक्शन में यूज किया तो 1 किलोमीटर तक लेंथ तक QC2 रिले यूज कर सकते हैं। अगर यार्ड में हमको यूज करना है तो 670 मीटर तक जो है हम QC2 रिले यूज कर सकते हैं। यही अगर बात करें आरई एरिया में, आरई एरिया में QC2 जो 9 ओम का रिले होता है, ये अगर ब्लॉक सेक्शन में हम यूज करेंगे तो कितने 450 मीटर तक यूज करेंगे, चाहे वो वुडन स्लीपर हो या BFC स्लीपर हो, ब्लॉक सेक्शन में यूज करेंगे। तो यही अगर यार्ड की बात करें CFC स्लीपर तो 350 मीटर, और यही वुडन स्लीपर होगा तो 450 मीटर यार्ड में। बट आज के डेट में कहीं भी वुडन स्लीपर नहीं है। तो यार्ड के बारे में अगर पूछा जाए QC2 रिले से कितना मैक्सिमम लेंथ हम अचीव कर सकते हैं तो 350 मीटर, और यही ब्लॉक सेक्शन की बात पूछा जाए तो 450 मीटर। अब अगर 350 मीटर से ज्यादा भी हमारा ट्रैक सर्किट का लेंथ होता है, जैसा कि आप लोग को मालूम है बर्थिंग पोर्शन जो होता है वो हमारा 350 मीटर से ज्यादा होता है। ऐसा लगभग 700 के आसपास, 700-750 के आसपास होता है। तो वैसे केसों में हम लोग क्या करते हैं, ये कितने लेंथ तक यूज कर सकते हैं, 750 मीटर लेंथ तक यूज कर सकते हैं। अब मैंने पहले भी बताया था कि पहला रिले जो है इसमें हाईलाइट किया हुआ है, फर्स्ट CPR रिले इन आरई एरिया शुड बी स्लो टू पिकअप, दैट इज QSE1। ठीक है, तो इसका पिकअप टाइम जो होता है 540 से 600 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, मतलब ये स्लो टू पिकअप भी है और स्लो टू रिलीज भी है। और इसका अगर कॉइल रेसिस्टेंस की बात करें तो 208 ओम होता है। HF4B का रिले है। AC इम्यूनिटी लेवल इसका 300 वोल्ट होता है, 300 वोल्ट AC। अगर 300 वोल्ट AC तक ये रिले जो है पिकअप नहीं होगा, अगर उससे ज्यादा है तब वो माल फंक्शन कर सकता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद रिले पैरामीटर का कंपैरिजन करें, हमने दो रिले बताए हैं, और QB-A2। तो रिले रेसिस्टेंस जो है दोनों का 9 ओम है। पिकअप वोल्टेज जो है QB-A2 का 1.4 वोल्ट और QB-80 का 1.75 वोल्ट। अगर पिकअप करंट की बात करें 140 मिली एम्पियर और 175 मिली एम्पियर। 175 मिली याद करना भी इसको काफी सिंपल है, 1.4 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 140, 1.7 100 से मल्टीप्लाई कीजिए 175 मिली एम्पियर। मिनिमम एक्साइटेशन की बात करें, मतलब जो हम सॉरी रिले राय, अपना अरविंद राय, रुक गए। अरविंद राय, हेलो सर। अरविंद राय अपना माइक बंद कर लीजिए। मिनिमम एक्साइटेशन जो है हम लोग रिले पे जो देते हैं QB-A2 पे 125% देते हैं और QB-A2 पे 122% देते हैं। मैक्सिमम एक्साइटेशन की बात करें तो QB-A2 में 300% और QB-80 में 235%। ठीक है, AC यूनिट वोल्टेज की बात करें तो QB-A2 जो है हमारा 50 वोल्ट का AC यूनिट होता है और QB-80 का 80 वोल्ट होता है। जो हमने अभी इससे पहले वाले स्लाइड में आपको बताया था ट्रैक की मैक्सिमम लंबाई, तो ये AC इम्यूनिटी पे ही डिपेंड करता है।
जो ट्रैक की मैक्सिमम लंबाई हमने बताया था ना आपको, जैसे कि QT-A2 के साथ मैक्सिमम ट्रैक की लंबाई कितनी हो सकती है, तो 450 बताया था आपको, तो 50 × 9 450। यही सेम अगर आप 80 × 9 कीजिए तो 720 होता है, प्लस चॉक दोनों साइड लगा दीजिए तो उसको जो है वो रफली जो है 750 उसको क्या है। तो QT-A2 के साथ आप जो है 750 लेंथ की लंबाई तक यूज कर सकते हैं, और QT-A2 के साथ 450 ब्लॉक सेक्शन में, यार्ड में 350। फेल सेफ अरेंजमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो है कभी ऐसा कंडीशन ना हो कि जो है रिले अपने मतलब लीकेज की वजह से ड्रॉप हो जाए, या गाड़ी आए तो शंट ही ना हो। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग फेल सेफ अरेंजमेंट करते हैं। तो उसमें करना क्या पड़ता है, ये इनिशियल टाइम पे किया जाता है जब ट्रैक सर्किट इंस्टॉलेशन किया जाता है, और बार बार आप लोग जैसे बारिश में या गर्मी आया तो आप लोग रेगुलेटरी रेसिस्टेंस वगैरह एडजस्ट करते हैं। तो उसका पर्पस यही होता है कि हम जो है हमारा जो है फेलियर भी हो तो सेफ साइड हो। तो उसके करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक मैक्सिमम एक्साइटेशन का केस जो हम लोग एज्यूम करते हैं, उसमें क्या हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो लीकेज है वो मिनिमम है, ब्लास्ट रेसिस्टेंस मैक्सिमम है, और रेल रेसिस्टेंस को हम लोग मिनिमम मानते हैं, और बैटरी फुल्ली चार्ज है। ये 3 कंडीशन हो गया जो हमारा जो है हम मैक्सिमम एक्साइटेशन के कंडीशन में एजम्पशन करते हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि ब्लास्ट रेसिस्टेंस हमारा इंफिनिटी हो जाए, ठीक है, ना ही रेल रेसिस्टेंस 0 हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो है हम लोग उस केस में ये करते हैं कि ये देखते हैं कि रिले पे हमारा जो वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज, वो यहाँ पे सेल्फ टाइप रिले के बारे में भी लिखा है 250% ऑफ रेटेड वैल्यू। बट सेल्फ टाइप रिले आज के डेट में यूज नहीं होता है, पहले यूज होता था सेल्फ टाइप रिले, आज के डेट में यूज नहीं होता है। तो आज के डेट में हम लोग प्लग इन टाइप रिले यूज करते हैं, जो QT-A2 और QB-A3। तो QT-A2 रिले में जो है 300% से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो QT-A2 का पिकअप वैल्यू है कितना, 1.4 वोल्ट, तो उसका 300% कितना हो गया, कोई बता सकता है 300% कितना होगा? 4.2। 4.2 बिल्कुल। तो 4.2 से किसी भी सूरत में उस रिले पे ज़्यादा वोल्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैक्सिमम एक्साइटेशन के केस में कोई भी स्थिति हो जाए, R1 R2 पे 4.2 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। ये हम उसमें मैक्सिमम एक्साइटेशन में चेक करते हैं। जब मिनिमम एक्साइटेशन की बात करें तो उस समय जो है हमारा ब्लास्ट रेसिस्टेंस मिनिमम होता है, और जो है रेल रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है, और ये कंडीशन होते हैं। तो उस केस में हमको ये चेक, जैसे कि आप लोग बारिश में देखते होंगे लीकेज उकेज आ जाता है, तो उस समय आप लोग इंश्योर करते हैं कि जो हमारा पिकअप वोल्टेज, सॉरी रिले के R1 R2 के जो वोल्टेज है वो पिकअप वोल्टेज के 125% से कम न हो। ये हम चेक करते हैं किससे, QT-A2 के केस में, और यही QB-A2 AC है तो उस केस में 122% हम लोग चेक करते हैं। तो ये कोई बता सकता है 125% कितना होगा इसका? 125% QT-A2 के केस में 1.75। हाँ बिल्कुल। तो हमको ये देखना है कि किसी भी, अगर आप मेंटेनेंस करने जा रहे हैं और आपको R1 R2 पे 1.75 वोल्ट से कम वोल्टेज मिल रहा है, तो आप अलर्ट हो जाइए, उसको चेक कीजिए कि वो 1.75 से कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और एक और इसमें चेक करते हैं हम लोग PSR 0.5 ओम से ट्रैक को शॉर्ट करके हम लोग चेक करते हैं। उस कंडीशन में जो है हमारा 85% से कम होना चाहिए वोल्टेज, ठीक है।
अब डेड सेक्शन की बात करें, डेड सेक्शन वैसा सेक्शन होता है जहाँ पे जो है ट्रैक गाड़ी खड़ी हो बट उसको डिटेक्ट नहीं करता है। कहीं ऐसा है आप लोगों के सेक्शन में? कोई बता सकता है डेड सेक्शन किसी के सेक्शन में है? कोई मेंटेन करता है डेड सेक्शन? जनरली ये नहीं होगा, और बहुत छोटे लेंथ का होता है तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग टर्न आउट पोर्शन यहाँ पे दिखाया गया है, टर्न आउट पोर्शन में जो ये दो ग्लू ज्वाइंट जो लगे हैं, इंसुलेशन ज्वाइंट बोल लीजिए या ग्लू ज्वाइंट बोल लीजिए, ये इंसुलेशन ज्वाइंट जो दो लगे हैं, ये इस दोनों इंसुलेशन आउट ऑफ स्क्वायर है। ये इस आउट ऑफ स्क्वायर होने की वजह से इस जगह का जो पोर्शन है वो डिटेक्ट नहीं होगा। अगर सपोज मान लीजिए ये तो जनरली कम ही होता है, 1.8 मीटर से कम ही होता है। अगर ज्यादा हो तब वहां पे गाड़ी खड़ी होगी बट उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी को डेड सेक्शन बोलते हैं। यही है ब्रिज पे होता है। ब्रिज पे जब आप क्या कहता है आयरन के लगे रहते हैं तो उस केस में भी क्या बोल, आज की डेट में तो सीट बोल्ट लगा करके ब्रिज पे भी ट्रैक सर्किट यूज किया जाता है। बट जो अगर नहीं वो फिजिबल है तो उसके जो ब्रिज पोर्शन के जो ट्रैक सर्किट है उसको ट्रैक सर्किट बना करके और उसको फीड दिया जाता है। आगे हम देखेंगे उसको। तो ये सेक्शन को हम लोग डेड सेक्शन करते हैं। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि डेड सेक्शन मैक्सिमम कितना होना चाहिए। तो डेड सेक्शन जो है मैक्सिमम 10.8 मीटर यानी 36 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए डेड सेक्शन। ठीक है, अगर इससे ज्यादा है डेड सेक्शन तो हम क्या करेंगे, ट्रैप सर्किट लगाएंगे। पॉइंट जोन की बात अगर करें हम, तो पॉइंट जोन में 1.8 मीटर से ज्यादा जो है ब्रॉड गेज में डेड सेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ट्रैप सर्किट में हम क्या करते हैं, अगर 10.8 मीटर से ज्यादा है डेड सेक्शन, उस समय हम लोग ट्रैप सर्किट लगाते हैं। ट्रैप सर्किट में हम लोग करते क्या है, उसके आजू बाजू के ट्रैक सर्किट से उस ट्रैक को हम लोग लॉजिक बना करके पिकअप करवाते हैं। जैसे आपने यहाँ देखा कि ये ब्रिज पोर्शन है, ठीक है, तो ये ब्रिज पोर्शन है, तो यहाँ पे जो है इसके पहले का ट्रैक ATR है, बाद के ट्रैक का CTR है। अब BTR को तब पिकअप कराया गया है जब जो है आपका जो है BTR पिकअप कब होगा, इसमें जो है इसके BTR के ट्रैक रिले में क्या दिया है, ATR का ड्रॉप कंडीशन, ठीक है, और CTR का ड्रॉप कंडीशन, उससे इसको पिकअप करवाया है। ठीक है, तो ये ट्रैप सर्किट हमको नहीं लगता है कि आप लोगों के यहाँ कहीं भी यहाँ पे है, नहीं है, तो इसको ज्यादा फिर इससे मेन क्वेश्चन यही बनता है कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ट्रैक डेड सेक्शन कितना होगा। तो 10.8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पॉइंट जोन में डेड सेक्शन मैक्सिमम कितना अलाउड है, 1.8 मीटर अलाउ है, बस ये क्वेश्चन बनता है। अब ट्रैक पैरामीटर जो है क्या हम लोग हर 6 महीने पे लेते हैं ट्रैक पैरामीटर, जिसको हम लोग ट्रैक सेफ्टी कार्ड के नाम से जानते हैं। ट्रैक सेफ्टी कार्ड वगैरह भरते हैं। आज के डेट में वो हमको लगता है SMC शायद 9 है, लोगों को पता होगा, भरते होंगे। तो इसमें जो है हम लोग बेसिकली वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट करते हैं डिफरेंट लोकेशनों पे, और उस बेसिस पे जो है हम लोग ब्लास्ट रेसिस्टेंस, पिकअप करंट और ड्रॉप करंट ये वैल्यू निकाल करके ये कार्ड में भरते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है, पहला ब्लास्ट रेसिस्टेंस। ब्लास्ट रेसिस्टेंस जो होता है वो हमारा एक लीकेज पाथ प्रोवाइड करता है ट्रैक सर्किट को। और ये ब्लास्ट रेसिस्टेंस अगर कोई बता सकता है ब्लास्ट रेसिस्टेंस बारिश के मौसम में ज्यादा होगा या गर्मी के मौसम में? ब्लास्ट रेसिस्टेंस किस वेदर में ज्यादा होगा? बरसात के मौसम में। सर बरसात, रेनी सीजन। बिल्कुल, बरसात के मौसम में ब्लास्ट रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ये उसी पे डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, ड्राई है, वेट है। और इसका एक फार्मूला है, जैसे VF यहाँ पे जो है फीड एंड का वोल्टेज है, VR रिले एंड का वोल्टेज है।
तो एवरेज रेल वोल्टेज मतलब VF प्लस VR डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय लीकेज करंट। लीकेज करंट मतलब फीड एंड पे कितना करंट था और रिले एंड पे कितना करंट था, उसको माइनस करके डिवाइड कर दीजिए। इससे जो वैल्यू निकलेगा उसको हम लोग कहते हैं ब्लास्ट रेजिस्टेंस। अब ब्लास्ट रेजिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, इसके लिए भी परमिसेबल रेंज है। क्या रेंज है? अगर स्टेशन यार्ड की बात करें तो हम 2 किलो ओम 2 ओम पर किलोमीटर होना चाहिए। तो और यही सेक्शन की बात करें तो 4 ओम पर किलोमीटर होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना, सॉरी इससे कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर सपोज 1.2 आ गया तो आप इंजीनियरिंग को बोलिए भाई आपका जो है परमिसेबल रेंज के बाहर से कम को आप ग्लास को क्लीन करवाइए या जो भी है करेंगे, ठीक है। और अगर यार्ड के बाहर की बात करें तो 4 ओम पर किलोमीटर से कम नहीं होना चाहिए ब्लॉक सेक्शन में। सेकेंड पैरामीटर जो आता है वो है रेल रेजिस्टेंस। रेल रेजिस्टेंस भी सेम उसी तरह निकाला जाता है जैसे अभी फार्मूला बताया था। वो वहाँ पे क्या हम लोग एवरेज वोल्टेज ले रहे थे और लीकेज करंट रहे थे। यहाँ पे जो है वोल्टेज ड्रॉप लेते हैं और एवरेज करंट लेते हैं। इससे जो वैल्यू निकलता है वो रेल रेजिस्टेंस कहलाता है। और रेल रेजिस्टेंस का भी एक परमिसेबल रेंज है 1.5 ओम पर किलोमीटर तो 700 मीटर लेंथ तक, और 700 मीटर लेंथ से लंबा ट्रैक सर्किट है तो 0.5 ओम पर मीटर, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहां पे क्या था, उससे कम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड पैरामीटर पिकअप शंट एंड ड्रॉप शंट। पिकअप ड्रॉप शंट क्या है, जब ट्रैक सर्किट पिकअप है तो आप CSR मीटर लेकर के आप मैक्सिमम पे रखते हैं CSR मीटर को, जो भी उसमें मैक्सिमम सेटिंग है 3 ओम है सपोज, तो मैक्सिमम पे रखते हैं और ट्रैक पे जाकर के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव में लगा करके और उसको मैक्सिमम से मिनिमम पे लाते हैं। सपोज हमने 1 पे लाया, 1 ओम पे, 1 ओम पे अगर ट्रैक सर्किट हमारा ड्रॉप हो गया वो हमारा कहेगा ड्रॉप शंट वैल्यू, ठीक है। ड्रॉप शंट वैल्यू मतलब मैक्सिमम से रख करके हमने जो जहाँ पे लाया और जिस पॉइंट पे जाकर के हमारा ट्रैक सर्किट ड्रॉप हो गया वो ड्रॉप शंट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। और अगर इसका उल्टा करें, जब हमारा ट्रैक ड्रॉप हो गया तब धीरे धीरे जो हमारा वैल्यू पे ड्रॉप हुआ उस वैल्यू से इंक्रीज करेंगे। सपोज 1 पे हमारा ड्रॉप हुआ तो 1.25 पे ले जाएंगे। अगर वहां पे जाकर के हमारा ट्रैक पिकअप हो गया तो वो पिकअप शंट वैल्यू कहलाएगा। तो पिकअप शंट वैल्यू और ड्रॉप शंट वैल्यू आपको समझ में आ गया। इसमें ये है कि 0.5 ओम के शंट वैल्यू से ट्रैक 100% ड्रॉप होना चाहिए। शंट रेजिस्टेंस बात कर रहा है, जो हमने बोला 0.5 ओम के अक्रॉस दी रेल लगाएं तो वो 100% ड्रॉप होना चाहिए। अगर 0.5 पे नहीं हो रहा है तो आपको ट्रैक का एडजस्टमेंट आपको 100% करना है। मीन्स आपका ट्रैक जो है ओवर एनर्जाइज है, ट्रैक से पीछे ज्यादा जा रहा है। अगर 0.5 ओम लगाए हैं आप और ट्रैक ड्रॉप नहीं हुआ है। आजकल सेफ्टी चेक फॉर ट्रैक सर्किट में क्या क्या हम लोग चेक करते हैं। ट्रैक डिले मस्ट ड्रॉप मूवमेंट कंस्ट्रक्टेड बाय एनी व्हीकल अदर देन इंसुलेटेड पुश ट्रॉली। पुश ट्रॉली के अलावा किसी भी व्हीकल के द्वारा ट्रैक संग करेंगे तो वो ड्रॉप होना चाहिए। फॉर एनी एडजस्टमेंट ऑन ट्रैक सर्किट CSR शैल नॉट बी लेस देन 0.5 ओम। 0.5 ओम से नीचे CSR नहीं होना चाहिए। 0.5 ओम आपने लगाया CSR वैल्यू तो ट्रैक 100% ड्रॉप होना चाहिए। मैक्सिमम एक्साइटेशन जो आपने अभी मैंने बताया था तो 300% QB/A2 के केस में और 235% QB/A2 के केस में R1 R2 पे उससे ज्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। यानी QB/A2 के केस की बात करें तो 4.2 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए R1 R2। ब्लॉक जॉइंट प्रोटेक्टिंग फॉलिंग मार्क शैल नॉट बी लेस देन 3 मीटर फ्रॉम द फॉलिंग मार्क। जो ज्वाइंट होता है ना वो फॉलिंग मार्क से 3 मीटर की दूरी से कम पे नहीं होना चाहिए।
ठीक है, ये डायवर्जेंस के होना चाहिए। ठीक है, स्टेगरिंग ऑफ पोलैरिटी बिटवीन एडजेसेंट रेल टू बी मेंटेन, जो पोलैरिटी मेंटेन करते हैं वो आप लोगों को पता है। गेट सेक्शन शैल नॉट बी मोर देन 1.8 मीटर, ये पॉइंट जोन की बात कर रहा है, पॉइंट जोन में नहीं होना चाहिए। अगर नॉर्मल बात करें तो 10.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10.8 मीटर से है ज़्यादा तो ट्रैक सर्किट 100% लगाना है। जंपर कनेक्शन शैल नॉर्मली मेड दैट द होल ऑफ द ट्रैक सर्किट इज इन सीरीज। जंपर आपको ऐसे लगाना है कि हमारा जो जितने भी ट्रैक हमारा ट्रैक सर्किट है वो सीरीज में रहे, पैरेलल में कोई ना आए। ऐसा ना हो कि गाड़ी खड़ी हो और वो डिटेक्ट ही ना कीजिए। स्पेशली निगेटिव में हम लोग को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। हम लोग को पता होगा निगेटिव में जंपर में हम लोग ज़्यादा विशेष फोकस करते हैं, क्योंकि निगेटिव पास कहीं से भी मिल जाता है ट्रैक्शन बॉन्ड की वजह से। राष्ट्रीय रेल का है, राष्ट्रीय रेल का गाइडलाइंस है, इसको मैं नहीं दिखा रहा हूँ। राष्ट्रीय रेल का गाइडलाइंस बोर्ड के द्वारा इशू किया गया है, डिवीजन के भी द्वारा भी किया गया है। मैं बता दे रहा हूँ इसमें आपको। इसमें ये बोला गया है कि जहाँ भी राष्ट्रीय रेल है, जैसे क्रॉस पोर्शन आपका होगा और ये कोई साइकिल यूजिंग होगा जहाँ पे फ्रीक्वेंट ट्रेन मूवमेंट वहाँ से रेल जो है रेल का क्रॉस रस्ती हो जाता है। तो वैसे केस में रेलवे बोर्ड का गाइडलाइंस है और आरडीएसओ का भी गाइडलाइंस है कि जो है जिगजैग बेल्डिंग पीडब्ल्यूआई द्वारा किया जाना चाहिए। बस कोई पीडब्ल्यूआई नहीं करता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ करता है, आपके सेक्शन में मालूम। क्या कहीं किसी के यहाँ है कि जहाँ पे राष्ट्रीय रेल है वहाँ पे जिगजैग बेल्डिंग? तो लगता नहीं होगा। जी सर, जी सर। उसमें जिगजैग बेल्डिंग जहाँ पे नहीं किया गया है तो उस केस में जो है हम मैनुअल जो रूट ऑटो रूट नहीं देंगे। अगर देंगे भी तो उसको कुछ टाइम डिले के बाद देंगे। होता क्या है, राष्ट्रीय रेल पे जैसे हमारी लाइट व्हीकल गई, जैसे आपने बीआरएम मशीन देखा होगा या 4 व्हील वाली जो टावर वैगन होती है, इससे कई बार आपका जो है ट्रैक सर्किट स्टंट नहीं होता है। उसमें होता क्या है कि जो है गाड़ी पोर्शन पे खड़ी रहती है और वहाँ पैनल पे जो है गियर दिखाता है और उस बीच में गलती से कई बार जो है ये लोग पॉइंट ऑपरेट कर देते हैं और गाड़ी डिरेल हो जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए उसमें टाइम लैग दिया गया है कि मतलब ऑटोमेटिक रूट भी न हो, ऐसा गाइडलाइंस में बताया गया है कि उसमें एक टाइम लैग दिया जाए या मैनुअल रूट दिया जाए जहाँ पे भी राष्ट्रीय रेल है। ठीक है, उसके बाद है इंश्योर प्रॉपर प्रोविजन ऑफ रबर लाइनर। रबर पैर और लाइनर जो है उसका इंश्योर करना है, 97% होना चाहिए। ठीक है, जे टाइप पेंडो स्लिप होना चाहिए। इसको आप लोग को पता होगा डिफरेंट कलर से, जनरली येलो से इंजीनियरिंग वाले मार्क करके रखते हैं, वही स्लिप उस पर लगाए। ग्लास क्लियरेंस 50 mm से ज़्यादा क्लियरेंस होना चाहिए। स्लीपर का, हाँ एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्लीपर का जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो इंसर्ट टू इंसर्ट की बात करें तो 500 ओम चाहिए। इंसर्ट टू इंसर्ट 500 ओम होना चाहिए। ठीक है, और ये 100 वोल्ट मेगर से ही मेगर करेंगे। मिनिमम लेंथ ऑफ ट्रैक सर्किट शैल नॉट बी लेस देन 26 मीटर। 26 मीटर से छोटा कोई ट्रैक सर्किट नहीं होना चाहिए। और फॉलिंग ऑन ट्रैक सर्किट के केस में जो है हमारा जो है 25 मीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डूज एंड डोंट्स की बात करें तो एक ऑल सेफ्टी पैरामीटर्स एंड रिकॉर्ड द एग्जैक्ट वैल्यू इन द ट्रैक हिस्ट्री कार्ड। सभी सेफ्टी पैरामीटर आपको चेक करने हैं। चेक इंस्टॉलेशन जॉइंट रेगुलरली एंड इस प्रीवियस वैल्यू के साथ आपको करना है। ट्रैक रिले की ओवरहॉलिंग की बात कर रहा है तो हम लोग ओवरहॉलिंग नहीं करते हैं। ट्रैक रिले जो है रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि एटीओ रिले का जो प्रोडक्ट लाइफ मतलब जो है 10 साल है। 10 साल पे हम लोग उसको रिप्लेस कर देते हैं। सेल केबल को साल में एक बार मेजर करना है। ये एसटीएम से बनाया गया है, बट झांसी डिवीजन में जो प्रैक्टिस है हर 6 महीने पे टेल केबल को करना है और मेन केबल को 1 साल पे करना है। अगर 1 मेगा ओम से कम है उसको रिप्लेस कीजिए
ठीक है। स्टेक रैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि अगर ट्रैक सर्किट की लंबाई 100 मीटर से कम है तो 10 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टेक रैंक। अगर 100 मीटर से ज़्यादा है तो 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्टेक रैंक। और ये स्टेक रैंक का मेजरमेंट कब होता है? जब इनिशियल इंस्टॉलेशन होता है, जब आरी एरिया बनता है, उसी समय ये किया जाता है। ठीक है, उसको इतना डीप में हम नहीं जाएंगे। दूसरा चेक दी बॉन्ड वाली हाई रेजिस्टेंस वगैरह को अवॉइड करने के लिए बॉन्ड वगैरह चेक आपको प्रॉपरली देखना है कि कोई ये रस्सी तो नहीं हो रहे हैं। और चैनल पिन वगैरह भी कई बार लूज हो जाता है तो उसको आपको चेक करना है। ठीक है, प्रिफर टू प्रोवाइड जंक्शन बॉक्स वर्टिकली टू अवॉइड वाटर ब्लॉकिंग। मतलब जो है ऐसा ना हो कि टीएलजेबी जो है आप जमीन पे लेटा के लगा दिए और उसमें पानी लग गया और वो लीकेज हो गया। तो वही बोल रहा है वर्टिकल लगाने के लिए और जेट है पेंडल प्रोब को लगाने के लिए। ठीक है, ये गाइडलाइंस है ऑटो राइट फेलियर का। अगर ऑटो राइट फेलियर होता है तो क्या गाइडलाइंस है एनसीआर का, आप लोगों को सभी लोगों को मालूम होगा कि अगर फेलियर होता है तो हम क्या क्या उसमें पैरामीटर लेके देते हैं। अगर देखना चाहें तो हम दिखा दें। देखना चाहते हैं आप लोग? जी सर बता दीजिए। डिवीजन से एक बार इशू हुआ था, इसमें सारे सभी कहते हैं जैसे एलसी गेट हो गया, काउंटर हो गया, नल हो गया, पॉइंट है, ट्रैक सर्किट है। अब देखिए ट्रैक सर्किट में अगर आपका ट्रैक सर्किट का ऑटो राइट फेलियर है तो आपको इतने ये जो ट्रैक सर्किट है ना, इतने 10 आइटम, ये सारे आइटम आपको चेक करना चाहिए। जैसे ऑल पैरामीटर be in limit, जैसे चार्जर वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज, बैटरी ड्रॉप ऑन पीएफ एंड ड्रॉप, पीएफ वोल्टेज इन लोकेशन, पीएफ वोल्टेज इन रेल, पीआर वोल्टेज ऑन रेल, पीआर वोल्टेज इन लोकेशन, पीआर वोल्टेज ऑन रिले, पीआर वोल्टेज इन पीआर लोकेशन, पीआर वोल्टेज इन रिले रूम, इंटरकनेक्ट ऑफ ऑल टर्मिनल्स, जितने टर्मिनल्स हैं उसके इंटरकनेक्ट ऑफ रिले एंड ऑल फिलिप्स, इंटरकनेक्ट ऑफ फ्यूज, पीएफ, पीआर, पीआर, resistance of vago terminals and interconnect, cable maximum value of PFCR, PJ and PCR cable, पॉइंट जोन के ट्रैक में इंसुलेशन है, उसके बाद है कंडीशन ऑफ ग्लू ज्वाइंट, लाइनर, रबर पैड और बॉन्डिंग, ये सब है। हमने एक चीज डिस्कस नहीं किया यहाँ पे, पॉइंट जोन का ट्रैक सर्किट स्लाइड में नहीं था, मैं इसी बता देता हूँ। पॉइंट जोन ट्रैक सर्किट में जो है हमारा जो है पॉइंट पे इंसुलेशन लगाते हैं हम लोग, डी ब्रैकेट, डी ब्रैकेट और विलियम जो है उसमें विलियम इंसुलेशन लगता है। फिर हमारा गेट साइड प्लेट इंसुलेशन लगता है, डी ब्रैकेट इंसुलेशन होता है अभी। तो ये सब हम लोग लगाते हैं उसमें। ठीक है, डोंट में करता रहा है कि डोंट बाईपास रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस, रेगुलेटिंग रेजिस्टेंस को कभी बाईपास नहीं कीजिए, रिले को कभी खोल के टेम्पर नहीं कीजिए उसको। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हैं तो डिस्कनेक्शन लेकर के ही काम करें। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, लिमिट के बाहर जो है पैरामीटर को एडजस्ट ना कीजिए और जो है इंसुलेशन रेजिस्टेंस को एवरी विजिट पे साफ करना है, ये बोल रहा है इसमें। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर क्या आप लोग कुछ पूछना चाहें? किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर जी, पीडीएफ पे डाल देना सर जी डॉक्यूमेंट। आप लोग कुछ पूछ सकते हैं? हाँ कोई ट्रैक सर्किट से साथ? हेलो सर। हाँ ठीक। सर एक क्वेश्चन देखा था सर हमने कि उसमें सर ये था कि आपका जो टीएफ एंड सेट और टीआर एंड के बीच में कि मिनिमम सर करेक्ट ड्रॉपेज कितना होना चाहिए सर?
ऐसा कोई ये नहीं है, वो तो डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन कैसा है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मिनिमम इतना चाहिए, ऐसा तो कहीं मैंने नहीं पढ़ा है। एक जगह सर देखा था मैंने। स्टार्ट का कुछ है क्वेश्चन तो क्या मैंने इसका आपको, सर, मतलब कि इससे कम नहीं होना चाहिए? एक्चुअली वो डिपेंड बहुत सारे कंडीशनों पे करता है कि आपका लीकेज कितना है। आप ही बताइए क्या होना चाहिए इसमें, कितना वो इस पे डिपेंड करता है। आपका ब्लास्ट रेजिस्टेंस कितना है, आपका जंपर लगाए हैं उसमें वो तो नहीं हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, आपका लीड कितना रेजिस्टेंस दे रहा है, बहुत सारे पैरामीटर हैं, उस पर डिपेंड करता है ये। ठीक है तो अच्छा सर, अच्छा सर। सर ये हाँ, स्लीपर शॉट फेलियर के बारे में सर थोड़ा बताइएगा। स्लीपर शॉट, स्लीपर शॉट का फेलियर, स्लीपर शॉट के फेलियर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, कोई बता सकता है? हाँ सर जी, नॉर्मली तो अपन स्लीपर को एक दूसरे दूसरे साइड अपन कट मार के अपन उससे कंटिन्यूटी लेके देखते हैं नॉर्मली तो, और उसके बाद एक दूसरे से कंटिन्यूटी, और उसके बाद लाइनर से हटा के इनसाइड इनसाइड टच होती है ना उसको, उसके मीटर से कंटिन्यूटी लेते नॉर्मली तो ऐसे ही, बाकी और स्लीपर शॉट का जो है 1 by 1 करके हम लोग चेक करते हैं। अगर आपका फेलियर परमानेंट चल रहा है, सपोज कोई ट्रैक पर्टिकुलर ट्रैक 201 ट्रैक सर्किट है या 205 ट्रैक सर्किट है, वो ड्रॉप चल रहा है, वैसे केस में एक स्लीपर शॉट को डिटेक्ट करने के लिए, स्लीपर की वजह से कर रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास रूट ट्रेसर वगैरह आप लोगों के पास होगा, कुछ स्टेशन पे होगा, कहीं नहीं भी होगा, नली जाता है, तो उससे भी आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब जल्दी कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली करेंगे, एक एक स्लीपर को चेक करेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। अगर नहीं है तब तो आपको करना ही पड़ेगा। लाइनर आप लोग जो पहले देखते हैं कि विदाउट लाइनर के कितने इंसर्ट लगे हैं, कितने पॉजिटिव रेल पे हमारा फोकस रहता है। हम लोग निगेटिव रेल पे पहली बात फोकस नहीं करते हैं। अगर दोनों पे हम लोग फोकस कर दिए तो फिर जो है हमारा टाइम ड्यूरेशन काफी लंबा हो जाएगा। तो पॉजिटिव रेल पे फोकस करेंगे और हम अ, जो है ये देखेंगे कि हमारे कितने इंसर्ट जो है, चाबी जो है बिना लाइनर के लगे हैं। ठीक है, तो उसको 1 by 1 करके हम लोग निकालते हैं, फिर देखते हैं इससे कुछ वोल्टेज में वेरिएशन हुआ कि नहीं। तो अगर होता है एक पर्टिकुलर ट्रैक स्लीपर से, तो वो स्लीपर को हम लोग को मतलब डाउट होता है कि ये स्लीपर हमारा गड़बड़ है, तो उसके बाद हम लोग उसको इंसर्ट टू इंसर्ट चेक कर लेते हैं। वो 4 इंसर्ट होते हैं, तो दो निगेटिव रेल के, 2 पॉजिटिव रेल के, जो निगेटिव रेल के साथ और 2 पॉजिटिव रेल के हैं, इसको आपस में कॉम्बिनेशन बना के हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूटी तो नहीं मिल रही है। तो ये तो आप कन्वेंशनल वे में आप उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर आपके पास सपोज ये केवल रूट प्रेशर है, तो उससे आप इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और बड़ी जल्दी कर सकते हैं। जैसे आप केवल प्रेस करते हैं ना परपेंडिकुलर जाकर के, सेम उसी तरह स्लीपर के परपेंडिकुलर आप जो है आप वहाँ पे जाइए, क्या कहता है, जो ट्रैक सर्किट फेल है वहाँ पे, और एफ या सीआरपीसी एंड पे रेल में एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जनरेट कर दीजिए। उसमें 33 किलो ओम होता है, 8 किलो ओम होता है, जो भी है, कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जनरेट कर दीजिए, उसमें फ्रिक्वेंसी जनरेटर से वो लगा दीजिए और स्लीपर को के ऊपर परपेंडिकुलर लेकर के आप रोड प्रेशर को लेके चलाइए उसी फ्रिक्वेंसी पे सेट करके। तो जो भी स्लीपर शॉर्ट होगा वो ऑटोमेटिक वो आपको बजट दे देगा कि ये स्लीपर शॉर्ट है। ये बहुत आसान तरीका है, बट अवेलेबल नहीं है। तो कन्वेंशनल तरीका वही है कि हम लोग लाइनर पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, ऐसी ग्लू ज्वाइंट का कोई बता सकता है, ग्लू ज्वाइंट कैसे डिटेक्ट करते हैं? ग्लू ज्वाइंट फॉल्टी, सर जी ग्लू जॉइंट फॉल्ट अपन एक तो दोनों साइड प्लेट से, ग्लू जॉइंट की प्लेट से कट मार के बोल्ट टू दूसरी साइड की प्लेट से लाइन से, पहले लाइन टू लाइन देखते हैं, फिर उसके बाद बोल्ट टू बोल्ट देखते हैं दोनों साइड, और उसके अंदर जो प्लेट होती है वो भी देखते हैं दोनों साइड की।
वही कंटिन्यूटी लेके आओ ये। ग्लू जॉइंट फॉल्ट पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे सपोज आपका कोई एक पर्टिकुलर ट्रैक है, उस ट्रैक पे जो है उस ग्लू जॉइंट पे आप मीटर लगा के रखिए और अपने असिस्टेंट या किसी को बोलिए उसके आजू बाजू जो ट्रैक सर्किट है, ठीक है, उस ट्रैक सर्किट का फीड काट दीजिए और देखिए कि उससे क्या वोल्टेज वेरिएशन हो रहा है क्या। अगर वोल्टेज सपोज हमने ग्लू जॉइंट एक 205 TF है, 205 TF वाले ग्लू जॉइंट पे हमने मीटर लगा रखा है, हमको जो है 3.2 मिल रहा है और उसके बाजू में 206 ट्रैक सर्किट है, उस 206 ट्रैक सर्किट का हम TLJB से फीड काट दिए, मतलब लिंक गिरा दिए। ये वोल्टेज हमारा चेंज भी हो रहा है क्या, ये वेरिएशन हो रहा है क्या, अभी 3.25 था तो अब ये 3.5 तो नहीं हुआ या 2.8 तो नहीं हुआ, मतलब ये चेंज तो नहीं हो रहा है, ये हमको चेक करना है पहले वोल्टेज में। अगर वोल्टेज में वेरिएशन आ रहा है तो करंट में चेक करना है, सेम यही चीज करंट में मीटर लगा करके और वो चेक करेंगे किसके बीच में जो वो अगर वो करंट हमारा 5 मिली एम्पियर से ज्यादा है तो 100% ये ब्लू जॉइंट आपका फॉल्ट है। कैसे सर, थोड़ा सा एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, क्या? तो हमारा ट्रैक सर्किट सपोज 205 है, उसके बाद है 204, कंटिन्यूअस 3 ट्रैक है, ठीक है, 204 205 206। अब जो है हम 205 की ग्लू जॉइंट को टेस्ट कर रहे हैं कि फॉल्टी तो नहीं है, तो 205 के सपोज TF है 205 के TF पे हमने वो लगा रखा, मीटर लगा दिया रेल पे, पॉजिटिव नेगेटिव 205 TF ग्लू जॉइंट है उसके अक्रॉस इनपुट के अक्रॉस, उससे वोल्टेज हमारा मिला 3.25। अब हम क्या करेंगे, मीटर हम लगा के रखेंगे, अब जो है हम इसके पहले के ट्रैक सर्किट अगर हमारा उधर के एंड का है तो 204 ट्रैक सर्किट का TF काट देंगे हम, मतलब फीड काट देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारा ये क्या वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है, अभी 3.25 मिल रहा था, अभी भी वही मिल रहा है या उसमें चेंज आ रहा है। अगर चेंज आ रहा है तो वो ग्लू जॉइंट हमारे डाउट में आ गया कि वो ग्लू जॉइंट हमारा फॉल्टी है, हो सकता है। अगर यही करंट मेजर करें हम, ठीक है, करंट 0 मिलेगा जनरली, अगर इसको हम दूसरे ट्रैक सर्किट का फीड काटने से अगर करंट के वेरिएशन में 0.5 मिली एम्पियर का तक वेरी हो रहा है तो 0 से 0.5 में, तो हम इसको बोलेंगे कि ग्लू जॉइंट हमारा फॉल्टी है। बेसिकली आपको वोल्टेज से ही पता चल जाएगा, करंट लेने की भी उतना जरूरत नहीं, कंफर्म करने के लिए करंट लेने की जरूरत है, वोल्टेज से ही आप बता, स्पीकर से चेक करेंगे मेजर में भी बताएगा आपको, कंटिन्यूटी करेंगे वो भी बताएगा, ठीक है। ये आप लोग SEM पढ़ेंगे तो SEM क्या गया है वोल्टेज वाला कि तो आपका एडजेसेंट क्या कहता है ट्रैक है, उसका फीड काटने से अगर वोल्टेज में वेरिएशन आता है तो वो ग्लू जॉइंट फॉल्टी है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट है? नहीं है सर, कुछ नहीं है। गाड़ी तो पैनल से पता चलेगा, यहाँ गाड़ी तो पैनल से पता चलेगा, यहाँ से कुछ नहीं पता, वो तो जिला निकल देगा, निकाल देगा। आप ट्रैक सर्किट के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। जाएंगे क्या सर? हाँ तो
डाउट है किसी का? कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। तैयारी कैसी चल रही है तुम लोग की परसों? बढ़िया चल रही है सर। हाँ सर, तो अच्छी चल रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट है सिग्नलिंग केबल। नेक्स्ट टॉपिक आपको पता ही है। डाउट हो तो डाउट पूछिए। केबल वेबल तो आप लोगों को ये मालूम है, इंडोर केबल, आउटडोर केबल। डाल्टन केबल इंडोर में यूज करते हैं, आउटडोर में सिग्नलिंग केबल और 6 वाट केबल करते हैं। ये पावर केबल है, पावर केबल यूज करते हैं हम लोग। बताएं केबल के बारे में। थोड़ा थोड़ा बता दीजिए सर। तो जो है इंडोर केबल। सर हाँ आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, 10-5 मिनट का, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है। जयंत बात कर रहा हूँ ना सर। मतलब अगर आप चाहें तो 10-5 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू कर सकते हैं टॉपिक में, बीच में अपन ब्रेक ले सकते हैं 5 बजे 7। ठीक सर, या कंटिन्यू करना है तो जैसा आप कुछ करिए। सर एक रिक्वेस्ट है सर। करते हैं 16:30 से शुरू करेंगे। टीआरडी का स्टाफ सब गाड़ी में ही बैठे हुए हैं, इधर स्टेशन तक एक भी नहीं है। चलो भाई जय हो। ये भाई मेरा ये कब से यहाँ पड़ा हुआ है? आपका नहीं है। पूछ लीजिए जतिंदर से। नाम पे इशू होगा, समझे? कुछ अभी हम लगता है पूरा जो तैयार करके दिए थे, लेकर सब लगा हुआ है। जतिंदर से पूछ लीजिए, उसको कहे कि पहुंचा दो, पहुंचा दो। बेटे नाम के इसको नहीं है, जिसके नाम पे है। नहीं हम तो लाल वहां से लेके आए थे ना, छोटा वाला दिए इनको, बलवीर को 6 महीना से। ठीक है, वो खो दिए, वो कहते हैं खोल के देंगे, खोल के देंगे, तो हम खरीदे देखो अपना छोटा वाला जो था 6 महीना से। आज करवा चौथ होगा कि नहीं? हाँ, अरे भाई कहाँ कहाँ रख दिया जो? अरे हम ही लोग खा लिए, आने में देखो कर दिए। चलो चलो भाई चले, अभी ब्रेक मिल गया 15 मिनट का। 15 मिनट का जो है कोचिंग का ब्रेक हो गया। फोन देना है आईसीयू में। क्या हो गया? डिस्प्ले खराब हो गया। चलो एक में मत हो गया, शंकर दादा, खराब हो शंकर दादा को दे देना। गया। हाँ, तो दादा कोई पता नहीं है। आए 5,000। हाँ,
ठीक है, सभी लोग आ गए, शुरू करें। यस सर, आ गए। तो इंडोर केबल जो है हमारा, इंडोर केबल जो हमारा होता है उसमें आर्मर नहीं होता है, ठीक है। इंडोर केबल बिना आर्मर के होता है और पीवीसी इंसुलेटेड होते हैं, ठीक है। और ये हमारा 60 कोर, 40 कोर, 24 कोर, 20 कोर, 16 कोर केबल के रूप में आता है। अब पहला केबल की बात करें, जैसे 0.6 mm डाया के का जो केबल है हमारा, वो आपका डाल्टन केबल जिसको हम लोग बोलते हैं, 40 कोर और 24 कोर वाली। रिले जो है रिले वायरिंग के लिए यूज किया जाता है, जो जैसे हमारा क्या कहता है, टैग ब्लॉक हो गया, और ये सब के पैनल, रिले रूम से पैनल रूम के लिए जो यूज किया जाता है, वो ये डाल्टन केबल है, वो यूज किया जाता है, ठीक है। 1 mm का जो आपका केबल होता है वो भी आता है 60 कोर में, 40 कोर में, 24 कोर में और 16 कोर में। ये सभी कॉपर केबल ही होते हैं सब। और इसका हाई करंट जो 0.6 वाला है, और ये इसमें जो है ये हाई करंट जहाँ पे यूज होता है उस जगह 1 mm का 1 mm डाया वाला जो है डाल्टन केबल हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसमें लिख रहा है कॉपर स्टैंड यूज्ड फॉर हाई करंट सर्किट सच एज सिग्नल लैम्प सर्किट, पॉइंट ऑपरेशन सर्किट एंड गेट सर्किट, ठीक है। एक 4 mm सिंगल स्टैंड आता है जिसको फ्लेक्सिबल वायर भी बोलते हैं हम लोग, और एक 16/2 जिसको फ्लेक्सिबल बोलते हैं। ये Q3 के वायरिंग के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। आउटडोर केबल में जो है, आउटडोर केबल हमारा जो होता है वो आर्मर्ड केबल जनरली होते हैं, क्योंकि उसमें हमको जो है और कंडक्टर आर बर्न इन फॉर्म ऑफ लेयर, कई लेयर में वो रहते हैं। जैसे 24 कोर का है, 30 कोर का है, तो उसमें कई लेयर रहते हैं वो, ठीक है। 2 कोर वाले में रेड और ब्लैक होता है, 12 कोर वाला जो है ब्लू, ग्रे, येलो आउटर लेयर होता है जिसमें 9 कंडक्टर होते हैं, और इनर लेयर जो है उसमें ब्लू, रेड, येलो रहता है। इनर लेयर है जिसमें 3 कंडक्टर होता है। इसी 30 कोर वाले में जो है यहाँ पे आउटर लेयर में 16 कंडक्टर हैं, जिसमें ब्लू, ग्रे, येलो से है, और फिर सेकंड लेयर जो है उसमें 10 कंडक्टर, और लास्ट लेयर जो है उसमें 4 कंडक्टर होता है। इस टाइप का है, जैसे 2 कोर का दिखाया है, 6 कोर का दिखाया है। आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये 12 कोर का है, ठीक है। इनर लेयर जो है ये 3 वाला देखा है 12 कोर में, ब्लू, रेड, येलो, ठीक है। ऐसी 19 कोर की भी केबल आती है, 24 कोर की भी केबल आती है, आप लोगों ने देखा होगा सब। ये 30 कोर की भी केबल आती है। आज के डेट में मैक्सिमम जो है हम लोग 12 कोर वाली ही यूज करते हैं। यही दिखाया गया है इसमें। फर्स्ट लेयर जैसे 30 कोर का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लेयर जो है आउटर मोस्ट लेयर है, उसमें एक जो है ब्लू है फर्स्ट, ये के बाद जो है 2 से 15 ग्रे, फिर 16 येलो है। 2 से 15 यहाँ तक ये जो ये आउटर लेयर आया इसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये जो है हो गए आपके क्या ग्रे, और फिर येलो हो गए 16 वाले। तो आउटर लेयर में जो है 16 हो गए। इसी तरह जो इंटरमीडिएट लेयर है बीच वाला, उसमें ये लिया है ब्लू 17 नंबर, और जो है आपका फिर 18 से 25 ग्रे, और फिर येलो, ये फिर जाएंगे ब्लू से। ऐसी थर्ड जो इनर लेयर है वो 4 है, ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ठीक है। 12 कोर केबल का इसमें दिखाया है, आप लोगों को मालूम है काउंटिंग वगैरह, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। अगर आप जाएँ तो देखिए, ये जैसे ब्लू से शुरू करते हैं हम लोग, तो इसको ऐसे आएंगे। ब्लू 1 नंबर हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 9 ये ब्लू 1 हो गया, 2 3 4 5 7 8 9, हाँ 9 ग्रे हो गया, 10 येलो हो गया, फिर 10 गलत नंबर किया है इसमें, इसलिए ये 9 नंबर जो है येलो हो रहा है, जो स्लाइड में है ये गलत किया है, 9 येलो हो रहा है, 10 ब्लू है, फिर 11 रेड है और 12 जो है येलो है, ठीक है। पावर सप्लाई केबल होता है, पावर सप्लाई जो है वो IRS स्पेसिफिकेशन F70 का है, उसके अकॉर्डिंग पावर सप्लाई केबल बनाया जाता है, जो कि आर्मर्ड केबल होता है, स्क्रीन एंड आर्मर्ड केबल होता है, और इसमें जो है मेटालिक any metallic sheet armored cable having a stable reduction factor of not more than 0.4 at the field strength of इतना, मतलब जो है इसका केबल रिडक्शन फैक्टर जो है वो 0.4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पेपर इंसुलेटेड लीड फिटेड एंड आर्मर IRS 17/1969 कंडक्टर और एल्युमिनियम और कॉपर, जिसके कंडक्टर एल्युमिनियम भी हो सकते हैं, कॉपर भी हो सकते हैं, जनरली एल्युमिनियम ही होता है। लेइंग और सिग्नलिंग केबल, सिग्नलिंग केबल आप लोग को मालूम होगा कि जो है 1 मीटर की गहराई में ले किया जाता है, क्या उसका अगर हम डेप्थ जो है 0.5 मीटर से कम है, तो वैसे केस में जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको RCC करते हैं, DWC पाइप SDB पाइप लगा के या RCC करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। Where it is necessary to test cable between the tracks, it shall be carried in trunking duct pipe, it is kept sufficiently below in the blast level। अगर हम ले जा रहे हैं तो उसको डक्ट पाइप या DWC पाइप से करके ब्लास्ट के नीचे लेवल से ले जाते हैं। While laying the cables in accordance with the above instructions, the following instructions should be adhered. Outside the station section, cable should generally be laid at not less than 5.5 meter from the center of nearest ट्रैक, मतलब जो ट्रैक का सेंटर है उससे 5.5 मीटर से दूरी पे ही हम केबल ले सकते हैं, ठीक है। Within the station section, shall typically be dug at a distance not less than 3 मीटर from the track center, मतलब जो ट्रैक सेंटर है वहाँ 3 मीटर से की ज़्यादा दूरी पे ही करते हैं, ठीक है। At each end of the main cable an extra loop of 6 to 8 मीटर, जहाँ भी हमारा केबल एंड होता है तो लोकेशन बॉक्स में हो या इंटरमीडिएट जंक्शन बॉक्स में हो, उस जगह 6 से 8 मीटर का एक्स्ट्रा लूप हम लोग उसमें कॉइल बना के रखते हैं, ठीक है। पीरियोडिकल टेस्टिंग की बात करें केबल का, तो जो मेन केबल होता है उसको साल पे किया जाता है और टेल केबल को 1 साल पे किया जाता है। स्पेयर कंडक्टर जो है उसको भी 1 साल पे किया जाता है, ये STM में ऐसा है। बट हमारा झांसी का जो गाइडलाइंस है वो झांसी का गाइडलाइंस ये कहता है कि हम लोग जो है मेन केबल को साल में 1 बार करेंगे और टेल केबल को हर 6 महीने पे करेंगे, ठीक है। स्पेयर को भी हम लोग 6 महीने साल में करते हैं, ठीक है। और किसी को ना हो तो बताइए। पेपर में क्या रहेगा, पेपर में पूछा सर तो SEM के अनुसार रहेगा क्या झांसी डिवीजन के रूल के अनुसार रहेगा? बिल्कुल दिनेश, एस्टिमेट के अनुसार ही रहेगा, पेपर में पूछा जाएगा तो वो तो हमारा एक माफी का प्रैक्टिस है कि हम लोग एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेके मतलब चल रहे हैं। ओके सर। जो थोड़ा STM सर पुराने साल के सर पेपर यदि मिल जाए सर डलवा दीजिए ग्रुप में। हाँ हाँ वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। और अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, जो भी पूछना है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर से भी अगर हमको पता होगा तो मैं बताऊंगा, आप पूछ सकते हैं।
तो सर थोड़ा अगर वो बता दीजिए सर, ये जो IRS स्पेसिफिकेशन होते हैं सर, कुछ स्पेशल लिख लें सर कहीं अगर हो तो। स्पेसिफिकेशन जो होते हैं ना, वो हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग होता है, तो जी उसके जी बारे सर। में इतना बताना तो संभव नहीं है। हर एक इक्विपमेंट का अलग अलग होता है। हाँ हाँ। ऑलमोस्ट सभी इक्विपमेंट से अलग अलग IRS स्पेसिफिकेशन होते हैं। फिर IDSO स्पेसिफिकेशन होता है। सर केबल में ये ज्वाइंट का सर नाम आता है, जैसे कि क्वाड केबल को ज्वाइंट करने के लिए कौन सी किट यूज करते हैं? ये सब ज्वाइंटिंग किट होता है, उसको यूज किया जाता है। उसका इतना डिटेल तो नहीं मालूम हमको, वो देखना पड़ेगा चीजें। अच्छा अच्छा सर। सिग्नलिंग में जनरली ज्वाइंटिंग नहीं अलाउ है, अलाउड है सिग्नलिंग केबल में। बट क्वाड केबल में जो है ज्वाइंटिंग हम लोग करते हैं। उसका TSS ज्वाइंटिंग किट आता है, 4 क्वाड के लिए अलग आता है, 6 क्वाड के लिए अलग आता है। उसका हाँ भी हाँ हाँ सर। है, उसके अकॉर्डिंग आता है। बट हमको अभी याद नहीं है, वो देखना पड़ेगा। ठीक ठीक सर ठीक। और कुछ? और किसी का कोई? सर अपने जैसे यहाँ पर सर AC ट्रैक सर्किट नहीं है, AFTC है जैसे, तो सर ये क्या इससे भी क्वेश्चन आएंगे सर? तो मैं नहीं कर सकता आएंगे कि नहीं, बट आने हैं वो तो क्वेश्चन जो सेट चाहेंगे वही बता सकते हैं। बट आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में आपने क्या दिया है? सिलेबस आपने देखा है? जी सर है, उसमें ट्रैक। हाँ सर हाँ सर। सिलेबस से आ सकता है क्वेश्चन, सिलेबस में दिया है। तो उसमें सर ट्रैक सर्किट दोनों दिए हैं, AC DC। AC DC दोनों दिए हैं। हाँ हाँ तब आ सकता है, बट हमने उसको कवर नहीं किया है। AC और DC दोनों दिया है उसमें। AFTC भी दिया है, आप बता रहे हैं। नहीं, AC ट्रैक सर्किट तो आएगा ही नहीं। AC ट्रैक सर्किट तो यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। इवन वो सबअर्बन में भी यूज होता है, यहाँ पूरे इंडियन रेलवे में ना के बराबर AC ट्रैक सर्किट है। DC ट्रैक सर्किट नहीं आएगा। हमको लगा आप AFTC की बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस में AFTC नहीं है। ठीक है ठीक। ठीक है, फिर इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट आप लोग सभी लोगों को एग्जाम के लिए। ठीक है, क्लोज थैंक यू करते सर, हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।
यार किसी के पास पुराने साल के पेपर हो तो डाल देना भाई साहब। ठीक है भैया, डाल देंगे, डालो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हरिओम। राजेश। हाँ हरिओम नहीं है कैसे? बोल बोल। हरिओम। हाँ तो भैया हरिओम। हरिओम। बोल बोल। यार यार तेरे नंबर बता देना यार। मैं नंबर का करे हो? मेरा मोबाइल गुम हुआ है, बात करनी है। मोबाइल गुम हो मोबाइल तो हमारे दो गुम है गए, लेकिन हमारे मन पे तो नंबर गए नहीं है तेरे। नहीं तो तेने तो लिख छुड़े होंगे यार, कॉपी वॉपी। सही है। तो जब की तैयारी चल रही है ऐसा ही के? अरे भैया बिल्कुल सोई नहीं रही हो, 24 घंटा अब चाय चाय से दिन काट रहा हूँ। बढ़िया भैया, तुम तो आराम से बैठ के कर रहे हैं, या तो सवेरे मेंटेनेंस करो। भैया 3:30 बजे आया हूँ मैं, 3:30 बजे के बाद ज्वाइन हुआ हूँ मैं। बिना आईडी। सही है। आज देखा नहीं। नहीं भाई, तू क्लास चली क्या तुम्हारी? क्या? अरे भाई, क्लास पूरी चली बोल। तुम्हारी क्या? अरे यहाँ तो नेटवर्क दिक्कत है बहुत भाई। अपन घंटे क्लास छूटी गई भाई। अरे भैया पूरी क्लास चली अपन 3:30 बजे समथिंग में जुड़ा हूँ मैं। हमसे पहले तो आ गया हूँ, ये जुड़ चुके हैं। नहीं, जुड़ तो हम हम भी गए थे पहले, उसके बाद नेट बहुत जल्दी खत्म हो रहा था यार। नहीं डाटा था पूरा 1.5 GB खत्म हो गया था।